हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 8 बजे आपके लिए एक शानदार सा सेशन आता है जो आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम मैथ के एक्सपेक्टेड पेपर कर रहे हैं, जिसका हम पार्ट नंबर 4 आज कवर करेंगे। इससे पहले 3 जो कवर किया जा चुका है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको एक बार देखिए। बहुत ही अच्छा सेशन है, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में, जिसमें आपका टारगेट है 25 में से 25। तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ है एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी थी, ठीक है। इसमें से उसने कुछ चीनी को 7% के लाभ पे तथा शेष चीनी को 17% के लाभ पे बेची। सारी चीनी पर उसे 11% का लाभ हुआ, तो उसने 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची वो हमसे पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक 7% का लाभ हो रहा है ना, देखिए एक 7% का लाभ हो रहा है, और उसके बाद दूसरा कितना 17% का लाभ हो रहा है। तो उसके बाद टोटल कितना का लाभ हो रहा है, टोटल 11 का, तो हम 11 बीच में देंगे। इससे क्या होता है, एलिगेशन, इस मेथड को एलिगेशन कहा जाता है। तो यहाँ से अंतर करेंगे 11 और 17 का अंतर करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 11 और 7 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से रेशियो हम निकालते हैं, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए ये जो है रेशियो आ गया, 3 और 2 कितना होता है 5। तो 5 रेशियो का जो मान है वो 6 क्विंटल है, यानी कि इसको केजी में व्यक्त करेंगे तो आप बोल सकते हैं 600 केजी, ठीक है। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, एक रेशियो का मान आ गया 12 पंचे 60, यानी कि 120 केजी। तो हमसे पूछा जाता है 17% लाभ पर ये 2 रेशियो है ना, तो 2 रेशियो का मान आप निकाल लीजिए, 120 इंटू का 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा यानी कि 240। तो 240 केजी इसका सही आंसर है, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि n वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जिससे 1305 ये जो है यह भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो n के अंकों का योग। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये 1305 है, उसके बाद 4665 है, उसके बाद 6905 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का अंतर करेंगे। अंतर यानी एक दूसरे से आपको अंतर करना है, यानी कि सबसे पहले मान लेते हैं कि 4665 है, इसमें से हमने घटाया 1305, तो घटाने पर कितना आया, 5 में से 5 गया 0, फिर 6 में से 0 गया 6, उसके बाद फिर 6 में से 3 गया 3, और 4 में से 1 गया तो 3। यहाँ से फिर अंतर करेंगे 6905 का अंतर करेंगे हम 4 6 6 5 से अंतर करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ से 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ से 8 में से 6 गए तो 2, और यहाँ से 6 में से 4 गया तो 2। अब यहाँ से फिर इसका अंतर करेंगे, यानी 6905 को अंतर करेंगे 1305 से अंतर करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 5 आएगा, सॉरी 0 आएगा ना। देखिए यहाँ से 0 आ जाएगा, फिर 0, 9 में से 3 गया तो 6, और 6 में से गया तो 5। अब ये जो आ गया, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये तीनों जो आ गया, अब उसका क्या करना है, आपको एलसीएम HCF निकालना है। तो HCF इसका निकालिएगा, उसके अंकों का योग जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस तीनों का जो है वो HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हम इन दोनों का अगर अंतर करें तो अंतर कितना आ रहा है, यानी कि 0 में से 0 गए तो कितना आ जाएगा 0, उसके बाद 6 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2 आ जाएगा। तो 2 हमने इस तरीके से दिया, फिर यहाँ से 3 में से 2 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1। अब देख रहे हैं आप 100 यानी 1120 दिया, कितना हो जाए 3360, 1120 दूनी 2240, और 1120 पंचे 5600 आ जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसका HCF कितना आ गया 1160, यही तो इसका HCF आ गया ना। तो इसका HCF आ गया, यानी यही वो संख्या है बड़ी से बड़ी जो इससे विभक्त करने पर, यानी इससे और इससे विभक्त करने पर समान शेषफल हमको देगा। तो हमसे बोला गया है कि n के अंकों का योग, ये तो n का मान है, तो n के अंकों का योग यानी 1 प्लस का 2, सॉरी 1 है, 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 0, यानी यहाँ से योग करने पे कितना आ रहा है 4। तो इस तरीके से इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर दूरी तय करने पर
जो है प्राप्त बिंदु से इस चोटी का उन्नयन कोण पहले से 15 डिग्री अधिक है तो बोला जाता है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है वो ज्ञात करनी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाते हैं जो कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ से हमने इसको और यहाँ से हम इसको इस तरीके से हमने मिला दिया, ठीक है। अब बोला जाता है कि सबसे पहले इसका उन्नयन कोण कितना था, यहाँ से करने के बाद उन्नयन कोण जो था ना वो 30 था, ठीक है। और यहाँ से जो दूरी है यहाँ तक कवर किया गया, मान लीजिए ये दूरी हमने यहाँ से यहाँ तक जो कवर किया वही दूरी तो ये 20 मीटर के बराबर है ना। तो 20 मीटर दूरी चलने के बाद इसका जो है वो कोण 15 डिग्री क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी अधिक हो जाता है। तो पहले 30 था तो अब 45 हो जाएगा ना। उसके बाद अब यहाँ से देखिए कि बोला जाता है ये मीनार की ऊंचाई है और यही मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अगर मान लीजिए कि ये आपका अगर डी होता है, यहाँ से यहाँ तक डी होता है, तो यहाँ से जो यहाँ तक है ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो क्या होता है D/2√3 प्लस का 1। और ये जो हाइट होती है वो भी होता है D/2√3 प्लस का 1। अब देखिए कि डी का मान आपको कितना दे रखा है, डी का मान आपका दे रखा है 20। तो अब आपसे हम ये बोल सकते हैं कि इसका मान निकाल दीजिए, किसका, डी यानी कि D/2√3 प्लस का 1, इसी का तो मान आपको निकालना है ना। तो D/2 यानी 20/2 कितना होगा 10 × √3 प्लस का 1। अब देखिए यहाँ से 10 × √3 का मान कितना होता है 1.73 और प्लस का 1, यही होता है ना। उसके बाद अब यहाँ से करेंगे 10 इंटू यहाँ से कितना आ रहा है 2.73। तो यहाँ से हमने इस तरीके से उड़ाया तो दशमलव उड़ाने के बाद 2 जीरो नीचे में आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो नीचे में बच गया, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 27.3। तो 27.3 इसका सही आंसर होगा, जो कि इसका हाइट है 27.3 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 27.3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नल ABC इकट्ठे खोल दिए जाने पर एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। तीनों नल खाली टंकी को में खोल दिए जाते हैं तथा 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद A तथा B शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। तो केवल C इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा वो हमसे पूछा गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करके ज़रूर आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मान लीजिए कि ABC तीनों हैं। तो देखिए सबसे पहले A प्लस का B और प्लस का C, ये तीनों जो है यह क्या बोलता है कि 6 घंटे में भरते हैं। तो 6 घंटे में उसके बाद यही जो है बोला गया है कि तीनों को तो खोल दिया जाता है, यानी A प्लस B प्लस C तीनों को खोला गया है। और तीनों कितने घंटे के लिए, 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे तक तो तीनों खुला रहा। उसके बाद C को बंद कर दिया गया, यानी कि अब काम करने के लिए कौन कौन सा टंकी जो नल जो है बचा हुआ है, A और B बचा हुआ है। और यह कितने देर में करता है, तो A और B शेष भाग को कितने 7 घंटे में। तो हमने इसको 7 से इस तरीके से गुना कर दिया। अब देखिए यहाँ से A प्लस B प्लस C इंटू 6 है और A प्लस B प्लस C इंटू 2 है। इसको अगर हम घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू 4 नहीं आ जाएगा क्या, 6 में से 2 गए तो 4, यही बराबर किसके होगा A प्लस B इंटू 7 के हो जाएगा। 7 है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से कर, तो इस तरीके से आप यहाँ से देखिए 7 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से जो आगे करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले आगे हम करेंगे, इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, A प्लस B इंटू 4 प्लस का 4C और ये बराबर A प्लस B इंटू 7, यही कर सकता है ना। अब इस A प्लस B इंटू 4 को इधर हम घटाएंगे तो इधर बच जाएगा 4C और ये बराबर इधर बच जाएगा कितना A प्लस B इंटू 7 में से 4 गए तो 3। अब यहाँ से देखिए C और A प्लस B इसी का क्षमता का जो अनुपात आ गया है वो 3:4 नहीं आ गया क्या, C और A प्लस B की क्षमता का अनुपात। अब आपसे हम ये बोलना चाहते हैं कि देखिए सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि अब आगे लिखने में आसानी होगा। देखिए अब यहाँ से करने के बाद क्या होता है कि इसका तो क्षमता आ गया 3 और 4, ये है ना, 3 है यहाँ पे, ये 3 और ये 4 इस तरीके से है, 3/4। अब बोला गया है कि ये तीनों है ना A प्लस B प्लस C और तीनों का योग करने पे कितना आ रहा है 7। तो अब देखिए 7 जो है वो 7
7 तो इनकी क्षमता हो गया, और ये कितने घंटे में भरते हैं, 6 घंटे में। तो ये आपका टोटल भरने वाला है, और यानी कि इतना इसकी क्षमता है टंकी की। और भरना किससे है, सी से, यानी सी की क्षमता कितनी है, 3। तो 3 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, यानी कि 7 दूनी 14। तो इस तरीके से 14 घंटे इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, 14 घंटे इज द राइट आंसर। दोस्तों मज़ा आ गया होगा ना इस क्वेश्चन को करके, तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी दिया हुआ है 72, 63, 64 और इसी तरीके से बढ़ रहा है, तो कौन सा पद शून्य होगा वो, यानी कि ये जो सीरीज बन रहा है वो इस तरीके से सीरीज बन रहा है, 72 है और फिर यहाँ से 72 है और फिर यहाँ से प्लस 63 प्लस का फिर यहाँ से 54 प्लस का, ये इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 0 तक जा रहा है। यानी कि ये जो 0 है वो अंतिम पद है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला आप जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले को देखिए कैसे लगाएंगे, अंतिम पद कितना है, 0 है, तो अंतिम पद तो हम 0 दे दिए। प्रथम पद आपका कितना है, 72 है ना, तो प्रथम पद 72 प्लस का n-1 यानी n निकालना है, और डी कितना होता है, डी कैसे निकाला जाता है, डी बराबर जो होता है a2 माइनस का a1। कब, जब ये समांतर श्रेणी में हो, तो ये श्रेणी में तो है आप देख रहे हैं ना। तो a2 का मान कितना है, 63 माइनस का a1 का मान 72। तो 63 में से 72 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा ना, यानी कि माइनस में 9 आ जाएगा। तो माइनस का 9 हम यहाँ से दे देते हैं। तो यहाँ से देखिए 0 ये घटेगा इधर, तो माइनस का 72 और ये बराबर n-1 और ये इंटू का -72। तो माइनस से देखिए अगर हम इस 9 को यहाँ हम लाना चाहते हैं, देखिए तो यहाँ कैसे ला सकते हैं, यहाँ माइनस का 9 यहाँ दे सकते हैं। तो माइनस से तो माइनस कट गया, 9 8 72। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया, n बराबर 8 और ये 1 जो था वो प्लस में 1 इधर आ जाएगा, तो 9, यानी कि 9वां पद जो होगा वो इसका शून्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 9th टर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sec a प्लस का tan a बराबर 2 है, तो हमसे tan a का मान पूछा जाता है। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हम इसको यहाँ से लिखते हैं कि होता है sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a, यही बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे बोले तो ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, sec a प्लस का tan a, ये होगा ना, इंटू sec a माइनस का tan a, यही होगा ना, यही बराबर कितना हो जाएगा, 1 है। अब आप देखिए कि sec a प्लस tan a का मान 2 है, यानी इसका मान आपका 2 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, यानी कि इधर बट्टे में हो जाएंगे, यानी कि sec a माइनस का tan a, ये बराबर आपका 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका एक समीकरण ये दिया हुआ था, sec a प्लस का tan a, ये बराबर आपका 2 दे रखा था, हमको tan a का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, समीकरण को घटा देंगे। तो समीकरण को घटाने के बाद दोनों का चिन्ह पलट जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि sec a का जो वो टर्म है वो कट जाएगा और इन दोनों का करेंगे तो माइनस का 2 tan a, यही बराबर कितना होगा, 1 माइनस का 1/2 माइनस का 2, यही होगा ना। अब आगे इसको हम करते हैं, देखिए आगे हम इसको अगर हम इस तरीके से करें तो इसका जो आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ से करते हैं तो माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 tan a, यही है ना, माइनस का 2 tan a, और ये बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 है तो 3, यानी कि माइनस का कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है ना, माइनस का 3/2 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए माइनस का से तो माइनस ये कट ही जाएगा और tan a बराबर कितना आ गया, 3 ये 2 नीचे में आ जाएगा तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 3/4 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 3/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक पाठशाला में जो है एक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, जिनमें क्रमशः 42 और 40 छात्र हैं। इन
अनुभागों में छात्रों की औसत आयु क्रमशः जो है वो 15.3, 16.5 और 15.9 इस तरीके से इसका औसत वर्ष दे रखा है। तो हमसे पूछा जाता है पूरी कक्षा की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, अगर आप जनरली अगर उस मेथड से गुना करने वाले मेथड से अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो आप स्मार्ट वर्क करते हुए आप जो है वो एक फॉर्मूला जो मेथड लगाएंगे उसको बोला जाता है जीएसएम मेथड। जीएसएम मेथड यानी कि जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड क्या होता है वो देखिए हम आप आज बताते हैं। जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड देखिए, सबसे पहले मैं इसका अनुपात लिखता हूँ कि पहले 38 था, फिर यहाँ पे 42 था और थोड़ा डिस्टेंस में लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ से 42 था और उसके बाद फिर ये 40 है। अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूँ तो रेशियो 2 से कट सकता है ना, ये सब 2 से कटेगा तो ये 19 हो जाएगा, 2 से कटने के बाद ये 21 हो जाएगा, 2 से कटने के बाद ये 20 हो जाएगा। अब देखिए इसका औसत कितना दे रखा था आपको 15.3 दे रखा था, इसका औसत कितना दे रखा था 16.5, इसका औसत कितना दे रखा था 15. अब 15.9 है। उसके बाद देखिए जीएसएम मेथड क्या बोलता है कि देखिए इसको हम लिख देते हैं 15.9। जीएसएम मेथड यही कहता है कि पहले आप सबसे छोटा टर्म लीजिए। तो इन तीनों में यानी इसमें, इसमें और इसमें सबसे छोटा टर्म आपको क्या दिख रहा है तो आप बोलेंगे 15.3 दिख रहा है। अब आप देखिए कि ये 15.3 से कितना ज़्यादा है ये 16.5। तो अगर मैं 16.5 में से ये 15.3 को घटाऊंगा तो आप बोलेंगे कि 1.2 आपका ज़्यादा है। कितना रेशियो में 21 रेशियो में। तो 21 से अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21 दूनी 42 का 2 बच गए 4, 21 से कम 21 और 4 25, यानी कि यहाँ से 25.2 आ गया। और ये देखिए 15.9 जो है वो 15.3 से कितना अधिक है तो आप बोलेंगे 0.6 अधिक है। और यह कितना रेशियो में तो ये 20 रेशियो में। अगर आप इसको यहाँ से करें तो 0 से ये 0 कट जाएगा तो 6 दूनी 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना। तो अब ये मेथड बोलता है कि यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए कि देखिए सबसे पहले तो ये तो होगा ही होगा, ये यानी कि 15.3 तो होगा ही होगा और प्लस में क्या होगा इसको यानी 25.2 और 12 को हमने जोड़ा तो कितना आ जाएगा। यहाँ से देखिए 25.2 और 12 को जोड़ूंगा तो 25 और 2 27 और 10 37, यानी कि 37.2 आ रहा है। और यानी केक कटेगी तो किस में सब में बटेगी, यानी कि 19 और 21 और 20 को हमने जोड़ा तो 19 और 21, 19 और 1 20 और 20 40 और 20 60, यानी कि इस तरीके से उसका योग कितना आ गया, यानी इसका योग किए हमने 21 19 और 20, इसका योग किए 60 तो 60 से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से देखिए ये दशमलव आएगा तो यहाँ से 0 आएगा, दशमलव हटेगा तो 6 से अगर हम काटें तो ये 100 बार में कटेगा, 6 से हम काटें तो 6 के 36, 6 दूनी 12, तो यहाँ से कितना आ रहा है 115.3 तो ये है और प्लस का ये कितना आ जाएगा 0.6 दूनी आ जाएगा क्या, क्योंकि नीचे में तो 100 है। अगर आप यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा और उसके बाद 6 और 3 9 आ जाएगा, यानी 15.93। तो दोस्तों देखा आपने बहुत ही कम समय में हमने इसका आंसर निकाल लिया 15.92। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिसको आप बोलेंगे जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। तो इस तरीके से आप बनाएं और आपको बहुत टाइम की बचत होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी 15.92 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तीनों वृत्त के केंद्र को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वो हमसे पूछा गया है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है ये 3 जो है वृत्त बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कि वृत्त बना लेंगे। वृत्त अगर यहाँ से बनाते हैं, देखिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से फिर मैं 3 वृत्त बनाना है ना, यहाँ से इसको बना लिया और यहाँ से मैंने इसको अरेंज कर लिया यहाँ से इसको, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या हो रहा है चिपक रहा है। तो यहाँ से इसको मैंने इस तरीके से बनाया और एक मैंने इस तरीके से यहाँ बनाया और इसको भी मैंने अगर अरेंज किया तो यहाँ से इस तरीके से ये अरेंज हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से बोला जाता है कि इसके केंद्र से जो मिलता है ना वो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ये केंद्र जो होगा उससे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ इसका केंद्र होगा, यहाँ इसका केंद्र होगा और यहाँ पे इसका केंद्र होगा, ठीक है। अब देखिए कि
यहाँ से जो यहाँ आप समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ से यहाँ मिलेगा ये, और ये यहाँ से यहाँ मिलेगा। मैं आपको अलग अलग कलर करके, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, हम उसको बताएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ, और यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ मिलेगा। अब देखिए यहाँ से जो आएगा अब अगला टर्न, यानी ये यहाँ से यहाँ मिलेगा और ये यहाँ से यहाँ। हमने देखा दोस्तों कि हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, अलग अलग कलर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए कि ये जो है, मान लीजिए कि इसका ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, इसका त्रिज्या 4 है, तो 4 ये भी होगा और 4 ये भी होगा। अगर इसका हम 6 मानते हैं तो 6 ये भी होगा, ठीक है, और 6 ये भी होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर इसका मानते हैं 8 है, तो ये 8 ये भी होगा और 8 ये भी होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा कितना हो गया, पूरा ये हो गया 12, और ये पूरा हो गया कितना 14, और ये पूरा होगा कितना 10। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जो कि जिसको बोला जाता है हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला क्या होता है, देखिए हम अब हीरोन फार्मूला लगाते हैं। देखिए हीरोन फार्मूला बोलता है कि सबसे पहले क्या करें कि इसका अर्ध परिमाप, यानी कि अर्ध परिमाप जो S होता है वो S कैसे निकालेंगे, S बराबर निकालेंगे आप तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2, ये ना, तो 8 4 12 प्लस का यहाँ से कितना आ जाएगा 12 प्लस का 6 4 10, और प्लस का ये 8 6 14, और बट्टे 2 करेंगे, ये जो कि ये अर्ध परिमाप होता है। तो 12 10 22 और 14, 22 4 26 और 10 36, यानी 36 बट्टे 2, यानी आपका कितना आ गया, अर्ध परिमाप 18 आ गया। तो फॉर्मूला जो होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वो रूट अंडर S, यानी अर्ध परिमाप इंटू S माइनस का A इंटू S माइनस का B इंटू S माइनस का C। यहाँ से ये करने के बाद देखिए S का मान तो 8 है, तो हमने 18 है तो 18 दे दिया, इंटू 18 माइनस का A करेंगे, तो A का मान हम मान लीजिए कि अगर हम इस भुजा को हमने A मान लिया, इस भुजा को हमने B मान लिया, और इस भुजा को हमने C मान लिया, तो अब देखिए A है कितना 12 है ना, तो 18 में से 12 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 6। उसके बाद B है कितना 10 है, तो 10 में से अगर 18 में से 10 चले जाएंगे, यानी कि 18 में से 10 चले जाएंगे तो कितना 8 बच जाएगा ना। उसके बाद S माइनस C, S का मान 18 है और C का मान 14 है, C का मान 8 और 6 14 है ना, तो 18 में से 14 गए तो कितना बच जाएगा 4। तो अब देखिए यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, तो कैसे तोड़ूंगा, सबसे पहले देखिए ये 18 को क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इंटू का 6 पहले से है। उसके बाद इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू का 2, और इसको लिख सकता हूँ फिर 4। अब देखिए यहाँ से कि आपको एक चीज़ आपको दिख रहा है कि ये 6 और 6, ये 2 6 मिलके एक 6 रूट के बाहर आ जाएगा, गुने ये 4 और 4, ये 2 4 मिलके एक 4 रूट के बाहर आ जाएगा। और अब बच गया कितना, अब जो बच गया वो 3 बच गया और 2 बच गया, यानी कि ये रूट में ही 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 24 रूट 6, इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में आप देख रहे हैं 24 रूट 6 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 8 मिनट अधिक जो है लगते हैं, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 4.5 मिनट कम लगते हैं। तो दूरी क्या है वो ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले दूरी तो एक निश्चित है ना, तो सबसे पहले इसमें हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि एक जो फॉर्मूला होता है वो निंजा टेक्निक क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है दोनों की चाल, मान लीजिए एक की चाल x है और एक की चाल y है, तो दोनों की चालों का गुणनफल और दोनों की चालों का अंतर इंटू का डेल टी, यानी कि अधिक और कम समय लग रहा है ये, और पहले चाल कितना था और अब चाल कितना बढ़ गया। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले इसको यूज कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि वो सबसे पहले इसकी वास्तविक चाल, यानी कि वास्तविक चाल हमने मान लिया क्या x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका वास्तविक चाल हमने मान लिया। अब बोला गया है कि अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करें तो सबसे पहले इसका जो चाल x था, उसके बाद क्या हुआ, उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, सॉरी हाँ धीरे हो गई। तो धीरे हो गई तो दोनों की चाल का गुणनफल होता है ऊपर में, यानी कि x माइनस का 6 घट गया ना, धीरे हो गया। अब दोनों की चालों का अंतर, अगर मैं x और x माइनस 6 का अंतर करूँ तो 6 ही आने वाला है, और डेल टी
यानी कि डेल टी का मान समय का अंतर, समय कितना लग रहा है 8 मिनट अधिक लग रहा है। तो 8 ये मिनट में है, इसको 60 से भाग देना न भूले क्योंकि ये घंटा में है, क्योंकि ये सब किलोमीटर प्रति घंटा हमने x माना है ना। यही बराबर होगा किसके, यही बराबर होगा इस, परंतु क्या बोला जाता है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, यानी पहले x से चल रहा था और अब x + 4 से चल रहा है और दोनों का अंतर कितना 4 आ जाएगा और उसके बाद उसे 4.5 मिनट कम समय लगता है, यानी कि 9/2 कम समय लगते हैं। तो ये मिनट में है, इसको 60 से भाग देंगे तो घंटा में आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से, अब आगे से मैं इसको यहाँ आगे इसको x से x काट दूंगा, उसके बाद इस 60 से मैं इस 60 को काट दूंगा और इस जो है ये 2 से हमने इसको काट दिया, 3 आ गया। यस, अब देखिए यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है x माइनस का 6 इंटू 8 चौके 32 और ये बराबर x + 4 इंटू का ये कितना आ जाएगा x + 4 इंटू यहाँ से 9 × 27 और 9 × 27 और 27 चौके, क्योंकि ये भी तो गुना हो जाएगा ना उधर, सॉरी ये होगा और ये तो इधर आ गया और 9 × 30 = 27 आ जाएगा यहाँ से ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ से देखें तो यहाँ से गुना करेंगे तो 32x माइनस का 32 छक्के कितना होता है 6 दूनी 12 का 2 बच गया 1, 6 3 18 19, यानी कि 192 और ये बराबर 27x और 27 चौके 27 दूनी 54 दूनी 108। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 32 में से 27 किया तो 5x और ये बराबर, अगर ये माइनस में तो इधर जुट जाएगा ना, तो 8 2 10 का 0 बच गया 1, 9 1 10 का 0 बच गया, फिर 1 और 1 1 2 और 1 3। तो अब यहाँ से देख रहे हैं x जो आ रहा है, जो कि इसका चाल है, वो चाल आपका कितना आ रहा है 5 6 30, यानी कि यहाँ से आ रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देख रहे हैं कि चाल तो आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना। अब आपको दूरी निकालना है, तो दूरी के लिए क्या करेंगे कि आप एक समीकरण में इसका मान रख दीजिए, यानी कि आप एक समीकरण, ये है ना समीकरण आपका, ये है x इंटू x माइनस का 6/6 और इंटू का ये कितना है, इंटू का दे रखा है 8/60। तो अब यहाँ से इस समीकरण में हम x का मान 60 रख रहे हैं, तो जो कि ये दूरी के बराबर है, तो इसका मान यहाँ आ जाएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 60 इंटू 60 में से 6 गए तो 54 और बट्टे का कितना 6 और इंटू का यहाँ से कितना आ जाएगा 8/60। तो अब आप देखिए कि 60 से तो 60 ये कट गया ना और 6 नाम 54। अब आपका जो आंसर आ रहा है वो 9 × 8 आ रहा है, यानी कि 9 × 8, 9 8 कितना आ जाएगा 72, क्योंकि ये सब था किलोमीटर प्रति घंटा में इसका चाल था, तो इसका आंसर कितना किलोमीटर में आएगा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक आयताकार टंकी की लंबाई जो है 7 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 5 मीटर है। तो इस टंकी की आयतन, तो इस एक आयताकार टंकी, यानी कि आयताकार टंकी को आप क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे घनाभ है सर जी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है ना। तो लंबाई आपका 7 दे रखा है, चौड़ाई आपका 6 दे रखा है और ऊंचाई आपका 5 दे रखा है। तो 7 6 42 × 5, 42 × 5 कितना होगा 210 हो जाएगा ना। तो 210 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 210 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई का योग ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करके आपको जरूर मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक समचतुर्भुज बनाता हूँ। तो समचतुर्भुज मैंने इस तरीके से हम यहाँ पे बनाया, समचतुर्भुज इस तरीके से। समचतुर्भुज का एक खास बात होता क्या है कि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और इसके विकर्ण को मिलाने पर इस पर जो यहाँ पर विकर्ण का जो क्रॉस पॉइंट होगा वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि अब देखिए आप कि इसका एक यानी भुजा दे रखा है, आपका 61 दे रखा है और इसका क्षेत्रफल। आप एक ट्रिपलेट जानते होंगे, क्या होता है ट्रिपलेट होता है 11 60 61। तो आपका, अब आपसे हम ये बात पूछना चाहते हैं कि अगर ये 61 है तो कहीं ना कहीं ये 11 होगा और ये 60 होगा,
हाँ यही बात है ना। तो अगर ये आधा का मान, मान लीजिए कि ये आधा का मान आपका जो है वो 11 है, तो ये भी 11 होगा, और ये 60 है तो ये भी 60 होगा। यानी कि पहले विकर्ण का जो आ गया वो पहला विकर्ण आ गया कितना 60 और 60 120, और दूसरा विकर्ण कितना आ गया, दूसरा विकर्ण का लंबाई 11 11 और 22। तो इन दोनों का योग ही तो हमसे पूछा गया था ना। तो 2 और 12 और 2 14। तो आप यहाँ से कितना 142 देख रहे हैं, तो 142 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आपको इस क्षेत्रफल से दोस्तों कोई मतलब नहीं है, ये आपको सिर्फ भड़काने के लिए, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाएंगे और आपको ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा 11 60 61 वाला, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही लंबे प्रोसेस से कर सकते हैं। तो इस मेथड, यह मेथड जो है वो आपको बहुत ही बेस्ट मेथड देगा, क्योंकि इसका प्रोसेस जो आगे का होता क्या है कि इसको मैं बता दूं कि इसका प्रोसेस जो है, मान लीजिए कि इसका होता है 4a² ये बराबर d1 का स्क्वायर प्लस का d2 का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, यहाँ से एक समीकरण बना लीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ से एक जो फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है, यही बराबर क्षेत्रफल होता है एरिया के, जो कि कितना के बराबर दे रखा है 1320। तो 1320 अब आप इस तरीके से यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही लेंथी तरीका है, फिर भी मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 4a² यानी कि बहुत ही लंबा प्रोसेस आपका होने वाला, बहुत ही गुणनफल करना पड़ेगा। तो ये मेथड आपका बहुत ही है, जो कि ये ट्रिपलेट है। दोस्तों मैं ट्रिपलेट की बात करता हूँ, तो ट्रिपलेट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी लिख के बता देता हूँ। जैसे ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे होता है मान लीजिए कि ये होता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट हो गया। तो यहाँ से देखिए 3 4 और 5 हो गया, उसके बाद इसका 2 गुना यानी 6 8 10 हो गया। उसके बाद 6 के बाद फिर कितना हो जाएगा 9 12 15, उसके बाद 12 16 20, यानी इस तरीके से ये जो है ये इस तरीके से बढ़ते जाएगा। और इसके अलावे क्या होता है, इसके अलावे जो होता है वो होता है 5 12 13, 5 12 13, उसके बाद कितना होता है 7 24 25 होता है। उसके बाद कितना होता है 8 15 17 होता है, 8 15 17, यहाँ से मैं बता देता हूँ 8 15 17 होता है। उसके बाद कितना होता है 9 40 41 होता है। उसके बाद कितना होता है 11 60 61 होता है, जो कि हमने अभी इस क्वेश्चन में किया था। उसके बाद कितना होता है, एक होता है 12 35 37 होता है, और यानी कि इतना हो जाएगा 12 35 37 हो गया। उसके बाद हो जाएगा 13 84 85 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, यानी इसके बाद जो हो जाएगा वो 16 63 65 हो जाएगा, 16 63 और 65 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा एक होता है 20 21 29, यानी 20 21 और 29 हो गया। एक जो होता है एक होता है 48 55 73, तो 48 55 73 एक हो जाता है। एक होता है 119 120 और 169 है ना। यहाँ मैं ठीक से लिख देता हूँ 119 120 169 होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप ये चीज़ आप याद कर लेते हैं, आप 5 बार लिखेंगे तो आपको जनरली याद हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा। तो इसका आंसर जो कि ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो वो हमसे पूछा गया है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट छोड़ दिया करते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आज आप इस क्वेश्चन को सीखने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सीखिएगा और मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में ना, तो ए और बी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। ए और बी 12 दिन में कर रहा है। उसके बाद बी और सी कितने दिन में कर रहा है, आप बोलेंगे 16 दिन में। अब आप देखिए 12 और 16 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 48। तो 12 चौके 48 होता है, यानी ए और बी की क्षमता का योग 4 हो गया, और 16 3 48, यानी बी और सी की क्षमता का योग कितना हो गया 3 हो गया। अब आगे पढ़िए कि पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया और सी ने 13 दिन कार्य किया। अब आप एक चीज़ हमको ये बात बताइए, ए बी और सी है,
तो यहाँ से देखिए कि अब आप हम पूछना चाहते हैं ए ने अल्टीमेटली कितना दिन काम किया, आप बोलेंगे 5 दिन, बी ने अल्टीमेटली कितना दिन काम किया 7 दिन, और सी ने कितना 13 दिन कार्य किया। यही बात हो गया ना। तो अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर चूंकि आपको जो क्षमता का योग के टर्म में आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि इसी के टर्म में लिखेंगे ना। तो आप एक चीज़ बताइए, ए प्लस बी, अगर ए और बी दोनों को अगर 5 दिन काम करा देते हैं, तो अब ये 5 दिन तो काम कर लिया, तो यानी कि इसका 2 दिन का काम बचा, यानी टोटल जो 7 था ना, तो 2 दिन का काम ये बी और सी के साथ करेगा, यानी बी और सी जो है, बी जो है सी के साथ 2 दिन। अब देखिए 5 दिन का काम ए का हो गया, और बी ने 5 दिन यहाँ ए के साथ किया और 2 दिन यहाँ बी के साथ सी के साथ कर लिया बी ने, तो इसका 7 दिन हो गया। अब सी का कितना बच गया, अब सी तो अभी तक यानी 2 दिन ही काम किया ना सी, तो अभी आपका 11 दिन सी बचा हुआ है, 11 दिन का सी बचा हुआ है, यही किसके बराबर है, 48 के बराबर है। यानी आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। मैं आपको एक बार और बताता हूँ। देखिए ए ने अल्टीमेटली 5 दिन काम किया, बी ने अल्टीमेटली 7 दिन काम किया, और सी ने अल्टीमेटली 13 दिन काम किया। अब हमको जो ये क्षमता जो दिया हुआ है ए और बी के टर्म में और बी और सी के टर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करते थे कि सबसे पहले हम ए जो 5 दिन काम किया वो इसको जो है ए के साथ हमने बी को करा दिया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए के साथ हमने बी को करा दिया 5 दिन, तो ए और बी ने यहाँ से कितना 5 दिन काम कर लिया, और अब 5 दिन काम कर लिया बी ने, तो अब बी का तो 2 दिन का काम तो बच गया ना, तो बी जो 2 दिन का काम बचा वो सी के साथ 2 दिन कर लेगा। तो सी ने 2 दिन काम कर लिया और सी तो 13 दिन कर रहा है, तो 11 दिन उसको क्या करना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा। उसके बाद यह काम टोटल 48 था, इसके बराबर हो जाएगा। तो अब ए और बी का मान कितना दे रखा है, 4, तो 4 × 5 प्लस का बी और सी का मान दे रखा था 3 × 2 और प्लस का 11 × सी, और ये बराबर 48 अल्टीमेटली दे रखा था। अब यहाँ से 5 चौके 20 आ रहा है, प्लस का 3 दूनी 6, प्लस का ये 11 सी, और ये बराबर 48 है। 20 और 6 26 घटेगा ना, तो 11 सी बराबर 48 माइनस का 26। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से आगे हम करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ से मैं इसको इधर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान यहाँ से जो आ जाएगा वो सी बराबर आ जाएगा 48 में से 26 गए तो कितना, 8 में से 6 गए तो 2, यानी 22/11 हम करते हैं तो सी का क्षमता आपको 2 आ रहा है। तो सी का क्षमता 2 आ रहा है, तो हमसे पूछा जाता है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना था, आप बोलेंगे 48 था। 48 आपका टोटल वर्क है, और 2 की क्षमता से करने में बताइए आपको कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। तो दोस्तों मज़ा आ गया होगा ना, तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये अक्सर हो सकता है कि इस बार के ये ग्रुप डी में आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 24 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक खिलौना को इतने रुपए में बेचने पर जो है 10% की हानि होती है, इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसको मैं अच्छे तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% आपको पता होना चाहिए कि 10% जो होता है वो कितना होता है। तो 10/100, यानी कि यहाँ से देखिए 1/10 आ रहा है ना, तो 1/10 यानी कि हम सीपी और एसपी का रेशियो लिखना चाहें तो 10 आपका सीपी था और 1 का आपका लॉस हो रहा है, तो 9 आपका एसपी हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब बोला जाता है इस पर 20% का हमको लाभ कमाना है, तो 20% क्या होता है, 20% आप बोलेंगे कि जो होता है वो 1/5 होता है, यानी काटिएगा तो 1/5। तो सीपी आपका अगर 5 होगा और 1 का आप लाभ कमाना चाहते हैं तो आपका ये एसपी 6 हो जाएगा ना। अब आप एक चीज़ देखिए कि क्रय मूल्य तो आपका हमेशा सेम होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप इसको क्रय मूल्य को बराबर करिए, तो इसमें आपने 2 से गुना किया तो इसमें भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए कि पहले जो है ये 9 जो था वो इतना रुपये में बेचा जाता था, जो 9 रेशियो का मान कितना है, 21.6 है, यही है ना। तो आपको कितना रेशियो का मान निकालना है, 12 रेशियो का। अब आप देखिए आपको बहुत ही अच्छे बताता हूँ, ये 9 रेशियो का मान है ना, 9 रेशियो का मान जो है वो 21.6 है। तो 3 से काटूंगा तो 3 रेशियो का मान
3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 यानी 7.2। आपको 12 रेशियो का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 12 रेशियो का मान कितना आ गया, 7.2 इंटू 4। तो यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, तो 28.8 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 28.8। अगर आप जनरली करते तो आप पहले क्रय मूल्य निकालते फिर विक्रय मूल्य निकालते, इससे अच्छा डायरेक्ट आप जो है रेशियो मेथड से बनाइए। इसका आंसर 28.8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 11, 13, 10, 9, 8, 20 और 13, इसकी माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका दरअसल होता क्या है, माध्यिका को आप बोलेंगे कि ये होता है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कहने का ये मतलब है कि इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। तो बढ़ते क्रम में अरेंज करने के लिए सबसे पहले 8 होगा, उसके बाद फिर 9 होगा, उसके बाद फिर 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 नहीं 13 है ना, फिर 13, उसके बाद फिर आ गया कितना 3 3 6 1 बच रहा है ना, यहाँ से 1 बच रहा है यानी 10 हो गया, 20 बच रहा है ना। अब देखिए सब इसका जो है माध्यिका आपको निकालना है यानी बीच वाली संख्या। तो आप टोटल 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं, तो n बराबर कैसे आ जाएगा, 7 है ना, तो 7 + 1/2 कर लीजिए, यानी आपका 8/2 यानी चौथा पद जो होगा वो आपका क्या होगा, चौथा पद आपका माध्यिका होगी। तो 1 2 3 4, चौथा पद कितना है 11, तो 11 इसका क्या हो जाएगा माध्यिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 300 जो है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है तथा एक सिंगल के खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करिएगा, सबसे पहले हम रेलगाड़ी की चाल निकालना चाहते हैं। तो चाल कैसे निकलेगा, यह जो है एक खंबे को यानी एक सिंगल को 18 सेकंड में पार करती है और ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर है, 300 मीटर, और यह पार करती है 18, तो यही तो इसकी चाल आ गई ना, तो यही तो इसका चाल आ गया। अब आपसे ये कंडीशन है कि 300 मीटर लंबा 300 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, तो 300 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने x माना, तो ये टोटल दूरी हो गया। तो दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुने समय। तो चाल आपने कितना निकाला 300/18, तो चाल और समय कितना 39 है। अब आप देखिए कि यहाँ से जो है 8 से ही कट सकता है ना, 3 से मैं काट सकता हूँ, 13 3 39, 3 6 के 18 और 6 से काटूंगा तो ये 50। तो अब देखिए L बराबर कितना आ गया 13 5 65, यानी 650 में से आपका अगर 300 में घटाऊंगा तो आपका कितना आ रहा है 350 आ रहा है, जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 है। तो 350 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 350 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु। सबसे पहले हम लास्ट लाइन को समझने की कोशिश करेंगे कि अनूप का जो आयु दे रखा है वो 5 वर्ष दे रखा है, और क्या है कि महेश का है ना, महेश की जो आयु दे रखा है वो 5 वर्ष है, और बोला गया है कि अनूप जो है अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी इसका मान 3 वर्ष है, अनूप 3 वर्ष का है। तो गुलजार यानी गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो किसकी आयु प्राप्त होती है, अनूप की आयु। अनूप की आयु कितना है 3 है। तो अब यहाँ से देखिए जी जो कि गुलजार है माइनस का 6 18 3 कितना हो जाएगा 54, तो जी का मान कितना आ गया 54 और 6 60, तो 60 इसका सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 100 से कम सभी समप्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस का 1, n इंटू n प्लस का 1, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n क्या होता है, यहाँ पे n होता है जो कि पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। आपको 100 से कम निकालना है ना, यानी आपको मान किसका निकालना है 2 + 4 प्लस का यहाँ पे कितना 6 प्लस का 8, और ये कहाँ तक जाएगा आप बोलेंगे 98 तक जाएगा, क्योंकि आपको इस 100 से कम ही लेना है। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे n बराबर कितना लास्ट पद यानी कि 98 माइनस का प्रथम पद कितना है 2, और अंतर यानी 2 पदों का अंतर कितना 2 और प्लस का 1, यानी यहाँ से पदों की संख्या 98 माइनस 2 कितना होगा 96/2,
प्लस का 1 यानी 96 और यानी 48 दूनी 96 और 1 48 और 1 49 आ रहा है। यानी पदों की संख्या कितनी आ रही है 49। तो आप n इंटू एन प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 49 इंटू का 50, तो यहाँ से गुना कर लेते हैं तो आ जाएगा कितना 9 5 45 का 5 बच गए 4 और 5 के 20 4 24। तो 2425 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 2425। देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या जो होती है, सभी प्राकृत संख्या का योग अगर आपसे पूछ ले, सभी प्राकृत संख्या का योग अगर आपसे पूछ ले, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस का 1 और बट्टे कितना होता है 2, जहाँ पर n क्या होती है, जहाँ पर n होता है अंतिम पद, यही ना अंतिम पद होता है। उसके बाद अगर आपको पूछ ले सम प्राकृत संख्या, ठीक है, सम प्राकृत संख्या का योग अगर आपसे पूछ ले, सम प्राकृत संख्या का योग अगर आपसे पूछ ले, तो ये क्या होता है, ये होता है हमने अभी आपको बताया n इंटू एन प्लस का 1 होता है, जहाँ पर n क्या होता है, n होता है पदों की संख्या। तो यहाँ पे n होता है पदों की संख्या होती है। उसके बाद अगर विषम वाला पूछ ले, यानी विषम प्राकृत संख्या का योग अगर आपसे पूछ ले, संख्या का योग अगर आपसे पूछ ले, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, जहाँ पे n क्या होता है, n होता है पदों की संख्या। तो यहाँ पे n होता है पदों की संख्या, यानी कि सम और विषम आपको निकालना है तो पदों की संख्या आपको देना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट पद प्राकृत संख्या का योग दे रखा है तो n इंटू एन प्लस 1, जहाँ पर n होता है अंतिम पद। इसके आगे क्या होता है, इसके आगे होता है n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यानी n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग जो होता है वो क्या होता है, वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस का 1 बट्टे 6 होता है ना, जहाँ पे n क्या होती है, n होता है अंतिम पद। चूँकि यह प्राकृत संख्या के लिए है ना, तो यहाँ पे n होता है अंतिम पद। यदि n सम या विषम, अच्छे से आप इस सब को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम आपको बता दे रहे हैं। n सम या विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग अगर आपसे पूछ ले, वर्गों का योग अगर आपसे पूछ ले, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आप लगाएंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस का 2 और बट्टे 6। यहाँ पे n जो है वो सम विषम के लिए है, जहाँ पर n बराबर क्या दे सकते हैं, n बराबर वही अंतिम पद आप दे सकते हैं, अंतिम पद आप दे सकते हैं। उसके बाद एक और होता है n यानी होता है n प्राकृत संख्या के घनों का योग, n प्राकृत संख्या के घनों का योग, घनों का योग यानी क्यूब होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वही n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 बट्टे 2 और इसका होता क्या है, होल स्क्वायर होता है, जहाँ पे n क्या होती है, जहाँ पे n होता है पद अंतिम पद होता है ना, यहाँ पे n होता है अंतिम पद। तो यहाँ से हम n दे देंगे कितना, अंतिम पद दे देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से ये सब फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है, आप इस सब को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 210 मीटर लंबे तथा 150 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक मध्य में 25 मीटर चौड़ी दो सड़क के एक दूसरे को जो है काटती है, सड़क एक दूसरे को काटती है। तो सड़क का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। देखिए इसका एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम होता है, तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम को बनाना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एक अच्छे से डायग्राम बनाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से हम क्लियर कर पाएँ और अच्छे से आपको समझा सकें। तो देखिए सबसे पहले मैं एक लंबाई और चौड़ाई का मैंने इस तरीके से बना लिया। उसके बाद इसके जो बोला जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई के समांतर, यानी कि इसकी लंबाई के मान लीजिए कि यहाँ से इस तरीके से बनेगा, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से बनेगा और आप देखिए यहाँ से, देखिए मैं इसको ऐसे अरेंज कर रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ से ये आ गया। उसके बाद एक आपका यहाँ से इस तरीके से बनेगा,
देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम आपका बन गया है। तो इस तरीके से देखिए अब यहाँ से बोला जाता है कि इसकी लंबाई जो दे रखी है आपको, कितना दे रखा है, इसका लंबाई आपको दे रखा है 210 और इसका चौड़ाई कितना दे रखा है 150 और इसके 25 मीटर चौड़ी सड़क है ना, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक ये दूरी है वो कितना है 25 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 25 है। अब आप क्या करिए कि आपको यही रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है ना, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि इसके लिए अगर आपको सड़क का क्षेत्रफल निकालना है तो L प्लस का B और माइनस का W इंटू का W कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, अब देखिए लंबाई आपका कितना दे रखा है, लंबाई आपका दे रखा है ना 210 और ये चौड़ाई कितना दे रखा है 150, ठीक है। तो यहाँ से 210 और प्लस का कितना आ रहा है 150 और माइनस का 25 और इंटू 25 कर लीजिए, आपका आंसर इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से देखा मैंने 0, 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 360 माइनस का 25 इंटू अगर आप 25 करते हैं तो यहाँ से कितना 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ से 5 में से 2 गया 3, 335 इंटू 25 अगर आप करिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8375, इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 8375 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 5वां भाग 24 है तो इस संख्या का 10% क्या होगा। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, एक संख्या है उसका 1/3 इसका जो है वो 3/4 का 5वां भाग जो है वो 24 है। देखिए 3 से तो 3 कट गया और x बराबर आपका कितना आ रहा है 5 चौके 20 यानी 20 इंटू 24 आ रहा है, तो इसका बोला जाता है 10%। तो 10% आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट गया और यहाँ से 1 0 से 1 0, तो 24 दूनी कितना आपका आंसर आ रहा है जो कि 48 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों का 33% होना चाहिए। एक विद्यार्थी क्या करता है 125 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए 33% अंक लाना था, ठीक है, 33% अंक लाना था और वो क्या करता है कि सबसे पहले वो जो है 125 अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 40 अंक आप इसको दे दीजिएगा तो ये पास हो जाएगा ना, यानी कि आपका जो ये आएगा वो 33% क्या आएगा, 33% का मान आ गया 5 और 12 और 4 16, 165 आ गया ना। तो हम अगर मैं इसको काटता हूँ तो 33 पंचे होता है ना, 33 पंचे कट जाएगा 165, यानी कि 100% का मान कितना आ रहा है, 100% का मान आपका 500 आ रहा है। तो 500 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत बट्टे 10, 20 और 25% है और इसका समक्ष एक बट्टा ज्ञात करें, यानी कि समतुल्य बट्टा 10%। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा तो आप जल्दी एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे 10%, 10% 1/10, तो पहले 10 था और 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 9 हो गया। फिर 20%, 20% 1/5 होता है, यानी पहले 5 था और 1 का डिस्काउंट देने के बाद 4 हो गया। 25% होता है 1/4, पहले 4 था और डिस्काउंट 1 का दिया तो 3 हो गया। अब देखिए 4 से ये 4 कट गया ना, देखिए 50 10 25 50 हो रहा है और 9 3 27। आप क्या करिए कि 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से दोनों तरफ गुणा करिएगा तो ये 100 आ जाएगा और 27 दूनी 54 आ रहा है। तो अब आप देख लीजिए कितना का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 54 यानी 46 का डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, तो 46% आपका डिस्काउंट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप बी में देख रहे हैं, 46% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC और CA का अनुपात दे रखा है, यानी इसका योग का। अगर एक चीज़ आप बताइए, A + B बराबर आप 6 के मान लीजिए के टर्म में, और B + C अगर आप मानिएगा 7 के मान लीजिए, और C + A अगर आप मानिएगा तो यहाँ से 8 के मान लीजिए। अगर इधर वाले को आप जोड़ते हैं तो कि 2 × A + B + C आ रहा है, और इधर वाले को जोड़ते हैं तो 8 7 15 और 6 21 के आ रहा है, यही ना। उसके बाद A + B + C का मान आपको यहाँ से दे रखा है 14 है, तो देखिए 14 तो 2 × 14 है ना, 2 × 14 और ये बराबर कितना दे रखा है 21 के दे रखा है ना, तो 7 दूनी 14 और 7 3 21, तो के का मान आपका कितना आ गया 2 दूनी 4/3 आ गया आपका के का मान। तो देखिए 4/3 आ गया के का मान। तो हमसे क्या पूछा गया सी का, क्योंकि आपको एक चीज़ बताएं कि अगर आप A + B + C इसमें से क्या करेंगे हम, A + B का योग जो घटा देंगे तो C का मान नहीं आ जाएगा क्या। तो A + B कितना है 6 के है, तो 6 और K का मान
4/3 है, यानी कि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 आ रहा है ना। तो 8 हम घटा देंगे तो इसका मान कितना है 14। 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6। तो 6 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए एक मेथड होता है, जो कि मेथड बोल सकते हैं M1 D1 H1 बट्टे W1 R1। उसके बाद ये बराबर M2 D2 H2 M2 D2 और H2 बट्टे W2 और R2 होता है, जहाँ पे M1 कोई आदमी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, D होता है दिन होता है, H आवर होता है, W वर्क होता है और R क्या होता है रुपया होता है। तो देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, 4 बुनकर, तो 4 बुनकर तो कोई व्यक्ति है ना, तो 4 बुनकर 4 चटाई, यानी ये तो 4 को चटाई बुनने का काम हो रहा है ना, तो 4 चटाई आप नीचे में दे सकते हैं और 4 दिन में कर रहे हैं। यही काम 8 बुनकरों द्वारा यही इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जाएगी वो हमसे पूछा गया। तो 4 से ये 4 कट गया, 4 से ये 4 दूनी 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आपका कितना आ रहा है 16। तो 16 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 16 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि लखनऊ शब्द के 4 अक्षरों वाले भिन्न भिन्न कितने शब्द बन सकते हैं, जबकि अक्षरों को दोहराया नहीं गया है। याद रखिए दोहराया नहीं गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले मैं लखनऊ के कितने लेटर है वो गिन लेता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल कितना लेटर है 7, यानी 7 लेटर टोटल है। और आपको क्या करना है कि यानी 7 टोटल है, इसमें से आपको 4 का चुनना है। तो 4 का चुनने का ये तात्पर्य है कि आप देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, चूँकि एक चीज़ होता है कि N और यहाँ से NCR, देखिए NCR अगर आपका ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से N का फैक्टोरियल बट्टे R का फैक्टोरियल और N माइनस का R का फैक्टोरियल, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर NPR होता है तो इसका उस फॉर्मूला होता है N का फैक्टोरियल और N माइनस का R का फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो अगर आप ये 7 और 4, यानी कि ये मैं आपको एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, वो आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कोई भी, यानी कि मान लीजिए कि N यहाँ से जो दे रखा होता है इस तरीके से, वो कैसे दे रखा है NCR, अगर आपको किसी भी ऐसे टर्म में आप लगाना चाहते हैं ना जिसका अंतर 3 दे रखा हो, तो देखिए कैसे कर सकते हैं NC और N माइनस का R, ये चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे। ये चीज़ बहुत ही अच्छा है और ये आपको क्वेश्चन गलत भी कर सकता है। तो ये चीज़ देखिए, दरअसल मैं इसको ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर आप ये 7P4 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 7P3, यानी 7, यानी ये जो है वो 3 मैंने कैसे लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। 7 माइनस का 4 मैंने किया है, ठीक है, यानी कि 7P यहाँ पे हुआ, तो 7P और यहाँ पे 3 आ गया ना। तो अब इससे क्या होगा कि चूंकि ये जो दिया हुआ था ये अक्षरों को दोहराया नहीं जा सकता है, इसके कारण हमने ये किया। नहीं तो आप इस पे भी निकाल सकते थे, तो इस पे निकालने के बाद आपका आंसर दूसरा आ जाएगा और इस पे निकालने के बाद आपका आंसर दूसरा आएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें रिपीटेड अलाउ नहीं होगा। तो इसको यहाँ से कैसे कर सकते हैं 7 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 कितना 4 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बट्टे 4 का फैक्टोरियल। अब 4 से 4 कट गया, 7 6 42, तो 42 इंटू 5 करने पे आपका कितना आता है 210। तो 210 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 210 आंसर इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से कर सकते हैं और 2 फार्मूला आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों के चित्त आने की क्या प्रायिकता है वो हमसे पूछी गई है। तो दोनों के चित्त आने की प्रायिकता ना, देखिए कैसे करेंगे दोनों के चित्त आने की प्रायिकता। अब मान लीजिए कि 2 सिक्कों को उछालेगा तो या तो वो क्या आ सकता है हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, यही ना। तो दोनों के चित्त आने की प्रायिकता
दोनों के चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि अब आप बोलिएगा कि दोनों के चित्त तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है ना, एक, और संभावित परिणाम तो एक ही है, बट्टे कुल कितना है, 1 2 3 4, तो टोटल 4, यानी 1/4 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 1/4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशनल मिलता है और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाते हैं। तो आप इस तरीके से ये कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और शेयर करना और लाइक करना तो वो आपका काम है। तो आप अच्छे तरीके से ये करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये कंटेंट जो मिल रहा है, आप कंटेंट पे आप कभी कभी मत करिए, क्योंकि कंटेंट आपको ग्रुप डी में क्या पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है उससे आप नहीं जान सकते हैं, और ये आपको अच्छे से अच्छे आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लाइक कमेंट और शेयर करें, और कमेंट करके ये बताएं कि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको बेस्ट दे पा रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ आप हमको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।